हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 5 मन का रोगी, जिसके लेखक हैं राम निरंजन शर्मा ठिमाऊ। विद्यार्थियों, हम सब पढ़ रहे थे पाठ 5 मन का रोगी, जिसके लेखक हैं राम निरंजन शर्मा ठिमाऊ जी। वीडियो के पहले भाग में आपने देखा कि एक मध्यम वर्गीय परिवार है, जिसमें पिता है राम किशोर, माँ है रामेश्वरी। उनका एक ही बच्चा है, एक ही उनकी औलाद है, जिसका नाम है सलील। सलील का मन कहानी सुनने में लगता है और साथ ही साथ खेलने कूदने में, सिनेमा देखने, नाटक देखने में लगता है। उसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ही नहीं लगता है और आजकल वह चुप चुप सा रहने लगा। उसके माता पिता हमेशा उसे पढ़ने के लिए बोलते रहते हैं, डांटते रहते हैं। पिता राम किशोर जी तो विशेष रूप से उसे बार बार पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन राम किशोर जी कभी भी अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में मदद नहीं करते हैं। जब वह पूछता है कि मुझे यह नहीं आ रहा है, बता दीजिए, पढ़ा लिखा होकर भी वे अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में कोई मदद नहीं करते हैं। उसके बाद में परीक्षा होती है। सलील छठी कक्षा का विद्यार्थी है, 6वीं कक्षा में 6th में पढ़ता है। हर विषय में उसके 1-2-0 1-2-0 डेढ़ यही नंबर आए हुए हैं। यह देख करके राम किशोर जी आग बबूला हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। रिजल्ट के साथ में ही सलील के जो कक्षा अध्यापक रामनाथ जी हैं, उन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने सलील के विषय में क्या कुछ समझा है, क्या कुछ जाना है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि वह हमेशा डरा सहमा सा रहता है, भयभीत रहता है, चुप रहता है। वह शरीर से तो स्वस्थ है, मन से वह बीमार है। और साथ ही साथ वे यह भी आश्वासन देते हैं, भरोसा देते हैं कि आज उसकी पढ़ाई लिखाई में कमी आई है, लेकिन अगर कोशिश किया जाए तो वह बच्चा अच्छा कर सकता है, निराश होने की जरूरत नहीं है। रामनाथ जी का पत्र पाने पर रामेश्वरी राम किशोर बहुत दुखी हो जाते हैं। राम किशोर जी अपनी पत्नी रामेश्वरी को ऐसे समय में बताते हैं कि उन्होंने एक जो है शिक्षक को नियुक्त किया हुआ है, जिसे आप ट्यूटर कहते हैं। हिंदी में उसे एक उपनाम दिया जाता है, अनुशिक्षक। हायर किया है, बुलाया है, जो घर पर आकर के सलील को पढ़ा जाया करेगा। उनका नाम रहता है, जो ट्यूशन पढ़ाने आते हैं, हम शिक्षक जी का चंद्रशेखर। वे आते हैं तो राम किशोर जी, उनकी पत्नी रामेश्वरी जी और बेटे सलील से मिलते हैं। तब ऐसे समय में राम किशोर जी अपने बेटे का दुखड़ा रोने लगते हैं, उसके बारे में बताने लगते हैं कि वह पढ़ता लिखता नहीं है, उसके नंबर बहुत खराब आ रहे हैं। ऐसे समय में अध्यापक चंद्रशेखर जी उन्हें आश्वासन देते हैं, भरोसा देते हैं कि सलील की चिंता आपको नहीं करनी है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है और ये अब तक जान लिया है कि राम किशोर और रामेश्वरी की एकमात्र संतान सलील, वह पढ़ने में बहुत कमजोर है। साथ ही वह चुप रहता है, शांत रहता है, खेलने कूदने में, नाटक इत्यादि दिखने में रुचि है, लेकिन पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं देता है। हर विषय में उसके नंबर 6वीं कक्षा में खराब आए हैं। अब आगे देखते हैं। अध्यापक, आप इसकी चिंता मत कीजिए, सलील की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न आपका यह बनता है कि अध्यापक जी ने सलील के माता पिता को क्या आश्वासन दिया। तो उत्तर होगा 2 बॉक्सों में कि आपको सलील की चिंता नहीं करनी है, दूसरे बॉक्स में सलील की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। रामेश्वरी जी, ठीक है। अध्यापक, सलील अब तुम जाओ। सलील का प्रस्थान का अर्थ है जाना। अब मैं आप लोगों से सलील के विषय में 2-4 बातें पूछना चाहूंगा, आशा है आप संकोच नहीं करेंगे। अध्यापक जी जो है रामेश्वरी को और उनके पति राम किशोर जी को आश्वासन देते हैं कि आपको अब सलील की चिंता नहीं करनी है, उसकी पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। और वे सलील को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। अध्यापक जी सलील के जाने पर उसके पिताजी से कहते हैं कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा, आपको
संकोच नहीं करना यानी झिझक नहीं करना है और सलील के बारे में सारी बातें स्पष्ट रूप से बतानी है। ध्यान रखिए कि माता पिता को शिक्षक से, डॉक्टर से, वकील से कभी भी कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। तो बिना झिझक, बिना संकोच के वह बताना चाहिए। रामकिशोर, अवश्य अवश्य पूछिए। अध्यापक, सलील का 5वीं कक्षा में कैसा परिणाम रहा? परिणाम अर्थात रिजल्ट रहा। रामेश्वरी, मास्टर जी 5वीं में भी मुश्किल से पास हुआ था। अध्यापक, तब आप लोगों ने क्या किया? रामकिशोर, हमने उससे खूब धमकाया था। तो यहाँ पे प्रश्न आया आपका कि 5वीं में फेल होने किसी तरह से पास होने पर सलील के साथ उसके माता पिताजी द्वारा किया गया व्यवहार, तो उत्तर होगा उन्होंने उसे खूब धमकाना यानी धमकी दिया था। जब 5वीं कक्षा में सलील बहुत कम नंबरों से पास हुआ, कैसे भी पास हुआ था, उसके माता पिताजी उसे बहुत धमकाए। अब अध्यापक जी क्या समझाते हैं? बस यही बुरी बात थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम बच्चों के मनोबल को विकसित करके ही उसे एक आदर्श नागरिक बना सकते हैं। क्या आप कभी सलील के विद्यालय जाते हैं? रामेश्वरी, मैं तो आज तक नहीं गई, मैं तो भर्ती करने गया था। यह आपकी दूसरी भूल है। आपको कम से कम सप्ताह में एक बार विद्यालय अवश्य जाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे आपका प्रश्न यह बनता है कि सलील के माता पिता ने ये भूलें की, कौन कौन सी भूलें की, या सलील के माता पिता की इन भूलों की तरफ जो है शिक्षक महोदय ने, अध्यापक महोदय ने उन्हें समझाया, बताया। पहली भूल कि बच्चों को धमकाना नहीं चाहिए, यहाँ से आई बात। दूसरी ये कि कभी कभी उसके विद्यालय में मिलने के लिए जाना चाहिए, यह बात हुई। जब सलील जो है 5वीं कक्षा में किसी तरह से पास हुआ तो उसके माता पिता ने उसको खूब डांटा था, फटकारा था। तब अध्यापक जी पूछते हैं कि आपको सलील के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, इससे बच्चों का मन का बल जो है कमजोर होता है, यानी मन की शक्ति कमजोर हो जाती है। अगर आदर्श नागरिक बनाना है तो हमें बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और कभी कभी हमें उनके विद्यालय जाना चाहिए। अब यहाँ पे सलील के माता पिता रामेश्वरी और रामकिशोर किस तरह के हैं? उन्होंने भी बच्चे को विद्यालय में तो भर्ती करा दिया है, लेकिन कभी भी वे उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात नहीं करते हैं। चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा नंबर लाए, लेकिन वे कभी उसके लिए उसको समय नहीं देते, न तो उसके विद्यालय में ही जाते हैं। यह भूल नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक माता पिता को कम से कम सप्ताह में 10 दिन में एक बार अपने बच्चों के विद्यालय जाकर बच्चों के बारे में पूछना चाहिए और देखना चाहिए कि स्कूल में क्या हो रहा है, अध्यापकों का उद्देश्य क्या है और आप उसमें क्या सहायता कर सकते हैं। रामेश्वरी, मैं कल ही सलील के विद्यालय जाऊंगी। मैं कल ही सलील के विद्यालय जाऊंगी। रामकिशोर, आगे मैं सप्ताह में एक बार सलील के अध्यापकों से अवश्य मिलूंगा। अध्यापक, ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सलील में सुधार होगा। अच्छा, आज्ञा दीजिए। नमस्कार। दोनों नमस्ते करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है कि मास्टर साहब ने सलील के माता पिता को क्या सुझाव दिया? तो पहला उन्होंने सुझाव क्या दिया? पहला सुझाव यह दिया कि हमें बच्चों को धमकाना या डराना नहीं चाहिए, और दूसरा सुझाव यह दिया कि सप्ताह में एक बार बच्चे के विद्यालय अवश्य जाना चाहिए और वहां जाकर यह पता करना चाहिए कि स्कूल में क्या कुछ हो रहा है, अध्यापक उसे अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। तीसरा दृश्य, सलील बैठक में बैठा हुआ अपने काम में तल्लीन है अर्थात डूबा हुआ है, खोया हुआ है। राकेश, नमस्ते भाई सलील। सलील, नमस्ते राकेश भाई, कहिए क्या हाल है? भाई, मैं तो गृह कार्य में लगा हुआ हूँ और अभी मास्टर जी आने वाले हैं। राकेश,
तू 2 महीने से कमाल कर रहा है। मास्टर जी ने क्या जादू कर दिया, अब तो तू सभी विषयों में होशियार होता जा रहा है। कल नाटक देखने चल रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए, कमाल करना, कमाल करना अर्थात चमत्कार कर देना, कमाल करना चमत्कार कर देना, और साथ में जादू करना यानी वो भी चमत्कार कर देना। होशियार होना यानी समझदार हो जाना। तो सलील का मित्र राकेश आया है तीसरे दृश्य में। वह यहाँ पे सलील से पूछता है कि आखिर वह कर क्या रहा है, तो वह बताता है कि वह होमवर्क कर रहा है, गृह कार्य कर रहा है। तब राकेश कहता है उसके बारे में कि तू 2 महीने से बहुत अधिक अच्छे नंबर पा रहा है। आखिर मास्टर साहब ने कौन सा ऐसा चमत्कार कर दिया, जादू कर दिया कि तू सभी विषयों में होशियार हो गया है। तो यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है, राकेश ने सलील के बारे में कौन सी बातें कही? तो पहली बात होगा, तू 2 महीने से कमाल कर रहा है, चमत्कार कर रहा है। और क्या बातें कही? कि तू सभी विषयों में होशियार होता जा रहा है, यह बातें कही। अगला प्रश्न बनता है, राकेश सलील को यहाँ पर चलने के लिए कहता है। उत्तर होगा नाटक देखने के लिए चलने को कहता है। सलील जरूर चलूंगा। राकेश, अब तो तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें नहीं रोकते, पहले तो न किसी के साथ खेलने की आज्ञा देते थे, और न सैर करने की, न पिकनिक की, और न सिनेमा जाने की। तो आगे राकेश कहते हैं, बताता है उसके बारे में कि पहले तू पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, तेरे नंबर अच्छे नहीं आते थे, तब तुम्हारे जो मम्मी पापा हैं, विशेष करके पिताजी, वे तुम्हें कहीं आने जाने नहीं देते थे। लेकिन अब जब तुम्हारा नंबर अच्छा आने लगा, तुम पढ़ने लिखने में होशियार हो गए, तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं आने जाने से रोकते नहीं हैं। पहले कैसी स्थिति थी? पिताजी ने सलील पे कौन से बंधन लगाए थे? खेलने की आज्ञा नहीं देते थे, साथ में ही सैर करने अर्थात घूमने की भी आज्ञा नहीं थी, पिकनिक पर जाने की भी आज्ञा नहीं थी, और सिनेमा जाने की भी आज्ञा नहीं थी। यह आपका एक महत्वपूर्ण संजाल बनता है। सलील, अब तो पिताजी रोज मुझको कहानी सुनाते हैं, मुझे पढ़ाते भी हैं, हमारे विद्यालय में भी आते हैं, और मैं भी उनकी सारी बातों उनको सारी बातें बता देता हूँ। सलील ने अपने पिताजी के बारे में यह बातें बताई। उसने बताया कि पिताजी पहले जैसे नहीं रहे, अब वे पूरी तरह बदल गए हैं। पिताजी अब मुझको रोज कहानियाँ सुनाते हैं, पहले कहने पे भी वो कहानी नहीं सुनाते थे। साथ ही साथ अब वे सलील को पढ़ाया भी करते हैं और उसके विद्यालय में भी जाते हैं। साथ ही साथ सलील भी अब उनको सारी बातें बता देता है, किसी बात को छिपाता नहीं है। राकेश का प्रस्थान, मास्टर जी का प्रवेश। थोड़े समय बाद राकेश वहां से चला गया और मास्टर जी का वहां पे आगमन हुआ। अब यहाँ पे लेखक ने क्या बताया ठिमाव जी ने कि धीरे धीरे करके सलील के व्यवहार में परिवर्तन होने लगा, उसके पिताजी के व्यवहार में भी परिवर्तन हो गया। पहले पिताजी जो है उसको रोका करते, टोका करते, डांटा करते थे, उसके स्कूल नहीं जाते थे, उसके कम नंबर आने पे उसको बहुत भला बुरा कहते थे। अब ऐसा नहीं रह गया है। 2 ही महीने का समय बीता है मास्टर चंद्रशेखर जी को पढ़ाते हुए, लेकिन धीरे धीरे अब सलील जो है हर विषय में अच्छे अंक पाने लगा है। राकेश उसे नाटक देखने के लिए कहता है तो वह कहता है कि हाँ मैं चलूँगा। और राकेश यह भी बताता है सलील के बारे में कि तेरे पिताजी में कितना परिवर्तन हो गया। सलील भी अपने पिता के बारे में बताता है। तभी राकेश वहाँ से चला जाता है और मास्टर जी वहाँ पर आ जाते हैं। सलील, नमस्ते मास्टर जी, यह जो विराम चिन्ह है इसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। अध्यापक, नमस्ते, कहो क्या कर रहे हो? सलील, आपका दिया हुआ काम। अध्यापक, कर लिया? सलील, जी हाँ, सभी विषयों के काम पूर्ण कर लिए हैं। मास्टर जी आते हैं तो दोनों में जो है अभिवादन होता है, नमस्ते बंदगी होती है। उसके बाद अध्यापक जी उससे पूछते हैं कि अभी तुम क्या कर रहे हो? तब सलील वहाँ पे बताता है कि आपने जो काम दिया था वह मैंने पूरा कर लिया है। सलील, जी हाँ, सभी विषयों के काम पूर्ण कर लिए। अध्यापक, शाबाश। शाबाश यानी बहुत अच्छा, यह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब तुम बहुत अच्छे लड़के हो गए हो। तुम्हारे माता पिता और विद्यालय के अध्यापक सभी तुम्हारे काम से प्रसन्न रहते हैं।
अब यहाँ पर यह प्रश्न आपका बनता है कि सलील से ये लोग प्रसन्न रहते हैं, तो हो गया वहाँ पे माता पिता और विद्यालय के अध्यापक। अध्यापक जी ने, दूसरा प्रश्न यहीं से बना कि अध्यापक जी ने सलील के बारे में ये बातें बताई कि सलील बहुत अच्छा लड़का हो गया है, उसके माता पिता और विद्यालय सभी उसके काम से प्रसन्न रहते हैं, अर्थात खुश रहते हैं। माता पिता यहाँ पे युग्म शब्द हुआ। सलील, मास्टर जी। अध्यापक, हाँ हाँ कहो क्या कहना चाहते हो। हाँ हाँ शब्द युग्म हुआ। इस चिन्ह का नाम हुआ आपका अल्प विराम चिन्ह, और यह जो हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह। सलील, कल राकेश के विद्यालय में नाटक है, मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे छोटा सा प्रश्न बनता है कि सलील ने मास्टर साहब से यहाँ जाने की इच्छा प्रकट की, तो आपका उत्तर होगा कि राकेश के विद्यालय में नाटक देखने की इच्छा प्रकट की। दूसरा प्रश्न बनता है यहीं से कि सलील यहाँ पर जाना चाहता था, राकेश के विद्यालय में नाटक देखने जाना चाहता था। आगे चलते हैं। अध्यापक, जरूर जाना, मैं तुम्हारे पिताजी से अनुमति दिलवा दूंगा। अनुमति जिसे आप परमिशन कहते हैं उसे ही हिंदी में अनुमति कहा जाता है। दूसरा इसका अर्थ होता है स्वीकृति, सहमति। रामकिशोर का प्रवेश। दोनों बातचीत करते रहते हैं, इसी बीच में सलील के पिताजी रामकिशोर जी वहां पर आ जाते हैं। ऐसे में रामकिशोर और अध्यापक जी की बातचीत होने लगती है। रामकिशोर, नमस्ते मास्टर जी। अध्यापक, नमस्कार रामकिशोर जी। रामकिशोर, मैं सलील के विद्यालय से आ रहा हूँ। सभी अध्यापक इसके कार्य से प्रसन्न हैं। यह विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया। वाद विवाद प्रतियोगिता कौन सी प्रतियोगिता होती है, जिसे अंग्रेजी में एलोकेशन कंपटीशन कहते हैं। वाद विवाद अर्थात किसी विषय के ऊपर अपने विचारों को प्रकट करना, उसके पक्ष में या विपक्ष में, अर्थात उसकी सहमति में या असहमति में। जब हम उस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हैं, उस प्रतियोगिता को, कंपटीशन को वाद विवाद प्रतियोगिता कहते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया है। यह सब आपके परिश्रम का फल है मास्टर जी। तो यहाँ पे आपका यह प्रश्न बनता है, प्रश्न यही बनता है कि रामकिशोर जी ने, यानी सलील के पिताजी ने सलील के बारे में अध्यापक जी से यह बातें कही। तो उन्होंने क्या कहा कि सभी अध्यापक सलील के कार्य से प्रसन्न हैं। दूसरा कि सलील वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया है। ये दो बातें बताई। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत करना। ऐसे में रामकिशोर जी अपने बेटे की सफलता का पूरा श्रेय जो है वह अध्यापक जी को देते हैं। फिर अध्यापक जी क्या कहते हैं वह देखते हैं। नहीं नहीं, मेरा इसमें क्या है, यह तो सलील के लगन का फल है। लगन अर्थात उसके परिश्रम की, हार्डवर्क की, वह जो है प्रसन्न होकर के कार्य करता था, उसकी वजह से। रामेश्वरी का प्रवेश। रामेश्वरी, यह तो ठीक है मास्टर जी, पर रास्ता तो आपने ही हम सबको दिखाया। अब यह जो चिन्ह है यह अल्प विराम है, यह जो चिन्ह है यह अर्ध विराम है, यह चिन्ह यह आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है। अध्यापक, आप तो मुझको शर्मिंदा कर रही हैं। शर्मिंदा होना अर्थात झेप जाना, शर्म आना कर रही हैं। अच्छा बेटा सलील, अब तुम जाओ, तुम्हारे नाटक वाली बात मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगा। सलील का प्रसन्न मुद्रा में प्रस्थान। मुद्रा का अर्थ है भाव। अध्यापक जी सलील से कहते हैं कि तुम जो है यहाँ से चले जाओ, तुम्हें नाटक देखने जाना है। मैं उसके बारे में तुम्हारे पिताजी से बात कर लूँगा, वे तुम्हें नाटक देखने के लिए अवश्य जाने देंगे। यह बात जब अध्यापक जी कहते हैं तो सलील प्रसन्न हो जाता है और उसके चेहरे पे प्रसन्नता दिखाई देती है। प्रसन्न होकर वह वहाँ से चला जाता है। रामकिशोर, क्या बात है। अध्यापक, कल राकेश के विद्यालय में नाटक हो रहा है, कृपया आप सलील को भी नाटक देखने जाने दें।
रामेश्वरी, मैं भी तो जाऊंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। रामकिशोर, चलो यह और भी ठीक रहेगा। अध्यापक, रामकिशोर जी, हमें पुरानी परंपराओं को छोड़ना होगा और शिक्षा मनोविज्ञान की बातें अपनानी होगी। ऐसा करने पर ही देश में हम स्वस्थ नागरिक तैयार कर सकेंगे। तो यहाँ पर रामकिशोर जी जो हैं वे सलील के पिताजी, रामकिशोर जी सलील के पिताजी को अध्यापक जी श्री चंद्रशेखर जी समझाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से हम अपने देश में एक आदर्श नागरिक, एक स्वस्थ नागरिक तैयार कर सकते हैं। तो वे कहते हैं कि अगर आप अपने देश में एक अच्छा नागरिक तैयार करना चाहते हैं, अपने परिवार में एक अच्छा बच्चा तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहली बात, ये पहले बॉक्स में आएगा, पुरानी परंपराओं को छोड़ना होगा। परंपरा अर्थात तौर तरीके। दूसरा वे कहते हैं कि मनोविज्ञान की बातें अपनानी होंगी। मनोविज्ञान अर्थात मन का विज्ञान, जैसे जो हमें यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में कौन सी बातें चल रही हैं, उसे मनोविज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में उसे आप साइकोलॉजी कहते हैं। तीसरे बॉक्स में आएगा कि ऐसा करने पर हम अपने देश में स्वस्थ नागरिक तैयार कर पाएंगे। आगे भी वे बताएंगे। 2 बॉक्स यहाँ से हम भर जाएंगे। रामकिशोर, अब तो मैं उसे छुट्टी में रोज शहर पर भी ले जाता हूँ। शहर पर ले जाना अर्थात घुमाने जाना। मुझसे वह कई प्रकार की बातें भी पूछता है। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उसके पिता में बदलाव आ गया है। अब वे अपने बच्चे के मित्र बन गए हैं। उसे घुमाने टहलाने के लिए भी लेकर अपने साथ जाया करते हैं। सभी पेरेंट्स को इस तरह से करना चाहिए कि अपने बच्चों के साथ में कभी न कभी हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, जैसा उनको समय मिले, अपने बच्चों के साथ बाहर जाकर थोड़ा घूमना टहलना अवश्य चाहिए। केवल घर में बच्चों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। अध्यापक, सही है, हमें बच्चों का विश्वास जीतना चाहिए। विश्वास जीतने के लिए हमें उनका मित्र बनना होगा। हमें उनमें अपने रूखेपन से भय नहीं पैदा करना चाहिए। ये रूखापन क्या हो गया? रूखापन का अर्थ होता है सख्त, कठोर, जो हमारा स्वभाव, उसे रूखापन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रश्न पूछ रहा था और बता भी रहा था कि यहाँ प्रश्न चल रहा है कि आदर्श नागरिक कैसे बनाए जा सकते हैं, स्वस्थ नागरिक कैसे तैयार होंगे। तो 2 यहाँ पे बताए। पहले बॉक्स में पुरानी परंपराओं को छोड़ना होगा, दूसरे में शिक्षा मनोविज्ञान की बातें अपनानी होंगी, तीसरे बॉक्स में यहाँ से उत्तर मिलेगा कि हमें बच्चों के विश्वास को जीतना होगा और उनको अपना मित्र बनाना होगा। चौथे बॉक्स में आना है कि यहाँ से आएगा कि हमें बच्चों के गृह कार्य के लिए उचित वातावरण बना कर देना चाहिए। इस तरह से वह प्रश्न पूरा होता है। रामेश्वर, यह बात सही है मास्टर साहब। रामकिशोर, अब तो सलील स्कूल का काम कर अपने आप करता है। अब अगला प्रश्न हो सकता है परिच्छेद में आए हुए अंग्रेजी के शब्द, एक है मास्टर, दूसरा है स्कूल, ये अंग्रेजी के शब्द हैं। अध्यापक, आपको गृह कार्य के लिए उचित वातावरण बना देना चाहिए। वातावरण यानी परिवेश, माहौल। अगर अच्छा वातावरण घर में करके देंगे तो बच्चे अपने आप से अपना होमवर्क कर दें। मेरा यह मानना है कि बच्चे के लिए हर चीज़ का टाइम बांट देना चाहिए, यानी कि बच्चे को कुछ समय अपना होमवर्क करना चाहिए, कुछ समय याद करना चाहिए, कुछ समय टीवी इत्यादि देखना चाहिए, कुछ समय खेलना कूदना भी चाहिए। लेकिन केवल एक ही काम नहीं करते रहना चाहिए कि केवल खेलते रहो, केवल टीवी देखते रहो, केवल जो है मोबाइल चलाते रहो, केवल पढ़ते ही रहो। ऐसा नहीं, हर काम थोड़े थोड़े समय के लिए अवश्य करना चाहिए। फिर बच्चा स्वयं काम करने लगता है। अच्छा, अब अनुमति दीजिए। दोनों नमस्कार करते हैं। इस तरह से एक अच्छा वातावरण देने के बाद बच्चा जो है वह निश्चित तौर पर आगे बढ़ता है, वह प्रगति करता है, उन्नति करता है और भविष्य का एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बन जाता है। आइए देखते हैं आगे चौथे दृश्य में क्या हुआ। स्थान वही बैठक का कमरा, शाम का समय है। मास्टर जी सलील से श्रुत लेखन करवा रहे हैं।
श्रुत लेखन अर्थात सुन करके लिखना, जिसे ओरल आप कहते हैं, उसे श्रुत लेखन कहा जाता है। यानी इसमें शिक्षक बोलता है, जो कुछ बोलता है शिक्षक उसे बच्चा सुन कर लिखता है, उसे श्रुत लेखन कहते हैं। राम किशोर, मास्टर साहब बधाई हो, सलील अब की छमाही परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया है। अब देखिए, वह बच्चा जो हर विषय में 0 से लेकर 2 अंक तक पाता था, वह अपनी छमाही परीक्षा अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में क्लास में फर्स्ट आया है। यह देखिए अंकों की सूची, अध्यापक सूची को ध्यान से देखते हैं। रामेश्वरी का प्रवेश, तो यहाँ पर पहला प्रश्न बनता है कि सलील की छमाही परीक्षा का परिणाम, तो उत्तर होगा कि वह अपनी कक्षा में प्रथम आया, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है। क्या बात है, किस बात की खुशी, मुझे भी मालूम हो। राम किशोर, सलील छमाही परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया है, मिठाई खिलाओ। यहाँ प्रश्न बनता है कि राम किशोर जी ने रामेश्वरी से मिठाई खिलाने की बात कही, कारण लिखिए। तो उत्तर होगा कि सलील छमाही परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया था। रामेश्वरी, अवश्य खिलाऊंगी, एक दिन उन मास्टर साहब को भी घर बुलाइए ना। राम किशोर, कौन से मास्टर जी? अध्यापक, इनका मतलब रामनाथ जी से है, वही जिन्होंने सलील के विषय में पत्र लिखा था। राम किशोर, ओह, सलील के कक्षा अध्यापक, ठीक है, इसी रविवार को एक छोटी सी पार्टी रखेंगे। तो पार्टी किस दिन रखी जानी थी? रविवार को। रामनाथ जी से निवेदन करूंगा, और हाँ मास्टर जी, आप आना न भूलिए। रामेश्वरी, हम आपका उपकार नहीं भूल सकते हैं। उपकार, उपकार यानी भलाई। आपने मन के रोगी सलील को स्वस्थ किया है। रामेश्वरी और राम किशोर खुश हैं क्योंकि बेटा उनका सलील कक्षा में प्रथम आया है। मिठाई खिलाने की बात राम किशोर जी करते हैं, तब रामेश्वरी कहती है कि एक छोटी सी पार्टी रखी जाए, और पार्टी में पुराने उनके स्कूल के जो अध्यापक जी हैं रामनाथ जी, उनको भी बुलाया जाए। साथ ही साथ में वे वर्तमान में जो घर पर उनके अंश शिक्षक हैं, ट्यूशन लेते हैं, श्री चंद्रशेखर जी, उनको भी आने के लिए निमंत्रित करते हैं। रामेश्वरी अध्यापक जी से कहती है कि आपने हमारा बहुत भला किया, हमारे बच्चे की बड़ी भलाई की। हमारा बेटा तो मन का रोगी था, पूरी तरह से मन से बीमार था, आपने हमारे बेटे सलील को स्वस्थ कर दिया, इसलिए वे उसे धन्यवाद करती हैं। अध्यापक, इसमें उपकार की क्या बात है? यह तो हम अध्यापकों का कर्तव्य है। सही बात है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की तरफ जो ले जाने का कार्य करता है वह अध्यापक है, वह शिक्षक है। वह शिक्षक जो अपने बच्चों की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास करके उनको प्रगति के रास्ते पर ले जाए, उनकी कमियों को दूर करके उनमें अच्छाइयाँ भरता है, वही सच्चा अध्यापक होता है। वो अध्यापक का यही गुण है, यही विशेषताएं। तो रामेश्वरी के द्वारा जब अध्यापक जी को धन्यवाद दिया जाता है तो वे कहते हैं इसमें धन्यवाद जैसी कोई बात नहीं। एक अध्यापक का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने विद्यार्थियों को प्रगति के रास्ते पर लेकर जाए। राम किशोर, क्या पते की बात कही? पते की मतलब अच्छी बात, भली बात कही है मास्टर जी ने, पर सभी अध्यापक आप और रामनाथ जी जैसे नहीं बन सकते। राम किशोर जी सही बात कहते हैं, और इस बात से मैं भी सहमत हूँ, आप भी सहमत होंगे कि जिस तरह से हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, उसी तरह से सभी अध्यापक, सभी शिक्षक वे अच्छे नहीं होते। कुछ एक ऐसे शिक्षक भी होते हैं, मास्टर भी होते हैं, जो किसी तरह से बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपना काम पूरा कर देते हैं। बच्चों को क्या आया, कितना आया, उन्हें कुछ समझा नहीं समझा, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं रहता है। तो यहाँ पे राम किशोर जी यही बात कहते हैं कि अगर सभी अध्यापक जो हैं वो परिश्रम करें अपने बच्चों को पास कराने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको आदर्श नागरिक बनाने के लिए प्रयास करें, तो अध्यापक सच्चे अर्थों में अध्यापक कहे जा सकते हैं। अध्यापक बनना पड़ेगा, और यदि नहीं बने तो बच्चों का विकास कैसे होगा?
चंद्रशेखर जी कहते हैं मास्टर साहब कि सभी शिक्षकों को ऐसा ही बनना पड़ेगा कि वे अपने बच्चों की, अपने छात्रों की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चों का विकास नहीं होगा, और अगर बच्चों का विकास नहीं हुआ तो देश का विकास नहीं होगा। रामेश्वरी, अब मैं समझ पाई हूँ कि माँ को, पुत्र को अच्छा आदमी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। रामेश्वरी कहती हैं कि एक माँ की जिम्मेदारी अपने बच्चे की प्रगति में, उसके विकास में क्या होती है, वह बात वे समझ गई हैं। रामकिशोर, धीरे धीरे सब ठीक होगा। जब चंद्रशेखर जी और रामनाथ जी जैसे अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे तो अज्ञान और अशिक्षा का अंधकार नष्ट हो जाएगा। अध्यापक, अच्छा अब चलूं, नमस्कार। दोनों नमस्कार करते हैं। रामकिशोर जी यह बात कहते हैं कि जिस तरह से चंद्रशेखर जी हैं, मास्टर रामनाथ जी हैं, वे अपने बच्चों की कमियों को जानते हैं, उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। अगर ऐसे ही शिक्षक, ऐसे ही अध्यापक जो है विद्यालयों में शिक्षण का कार्य करेंगे तो बच्चों के अंदर जो अज्ञान बैठा है, ज्ञान की कमी है, शिक्षा की जो कमी है, उसका वह अंधकार वह दूर हो जाएगा। इस तरह से एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के बीच में एक अच्छा संबंध होना चाहिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस तरह से शिक्षक अगर चाहे तो वह विद्यार्थियों को प्रगति के रास्ते पर ले जा सकता है। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।